इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। उसका दाहिना हाथ बेल्ट होल्स्टर में लगे हुए सर्विस ऑटोमेटिक के दस्ते पर जम चुका था। आसार अच्छे नहीं थे। मैंने बुड़बुड़ाते हुए रास्ता छोड़ दिया। ताहिर के पीछे चारों मुसल्ला सिपाही भी अंदर आ गए। चौथे सिपाही ने अंदर पहुंचते ही जैली खिड़की बुलेट की और राइफल हाथ में लेकर वहीं खड़ा हो गया ताकि मुतजस्सिस तमाशाई घर में दाखिल होने की कोशिश न कर सके। ताहिर अपने अमले के साथ चंद कदम आगे बढ़ने के बाद ड्रामाई अंदाज में रुक गया था। कोई बात रह गई हो तो अब भी बता दो, उसने मेरी तरफ झुककर धीमी और धमकी अमेज आवाज में कहा। वो अचानक आपसे तुम पर आ गया था। एक दफा हम अंदर चले गए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। क्या अंदर जाने से रुकने के लिए तुम्हारी कोई शर्त है? मैंने कदरे हर से पूछा। कानून के कदम उठते हैं तो फिर बढ़ते ही चले जाते हैं। इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये कदम अपना काम पूरा करके ही रुकते हैं, उसने सख्त मगर नीची आवाज में कहा। जो कुछ तुम अपनी जुबान से बता दोगे वो तुम्हारे हक में जाएगा। तुमने कुछ छुपाया और हमने इसका पता चला लिया तो यह तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। इस पुलिस पार्टी की मुदाखलत की वजह से मेरे सर पर एक बोझ सवार था। वो अंदर घुसने पर तुला हुआ था। मुझे यकीन था कि अंदर एक लाश और 2 जख्मी कैदियों को देखने के बाद ताहिर हम लोगों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेगा। अपनी वर्दी की वजह से उसे इतने इख्तियारात हासिल थे। इराक से तरियाक की आमद तक वो हमारे खिलाफ अपने दिल की हर भड़ास निकाल सकता था। मैंने एक गहरा सांस लिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पोर्च के एक अलग थलग हिस्से की तरफ ले गया। उसने मेरे बदले हुए तखातू पर किसी नागवारी का इजहार किया था, न इस बेतकल्लफी का बुरा मनाया। किसी आम इंकिशाफ की जायज उम्मीद में वो खामोशी से मेरे साथ हो लिया। अपने हिसाब से तुमने सही दरवाजे पर दस्तक दी है, मगर हम भी तुम्हारी तरह सरकारी आदमी हैं। सिपाहियों से चंद कदम दूर आ जाने के बाद मैंने धीमी आवाज में कहा, हर सरकारी आदमी को कानून अपने हाथ में लेने की छूट नहीं होती। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर सख्ती से कहा, ऐसा हो जाए तो हर सरकारी मवेशी खाने का मुंशी शहर में गोलियां बरसाता फिरे। तुमने स्पेशल टास्क फोर्स का नाम सुना होगा। हमारा ताल्लुक उसी फोर्स से है। यह तो कोई नया नाम मालूम होता है। वो धीरे से बुड़बुड़ाया। ये कौन सी फोर्स है? बस फेडरल फोर्स से समझ लो। मैंने उसके रद्द अमल से हौसला पाकर कहा। वो फौरन ही शेर हो गया। समझ लो का मतलब है कि असल में ऐसा नहीं है, मामला गड़बड़ है। चक्कर देने की बजाय ये बताओ कि यहाँ क्या वारदात हुई है। मौका पर इस्तेमाल होने वाले हथियार कहाँ हैं? मेरी वापसी में लंबी ताखीर से परेशान होकर इसी वक्त सुल्तान शाह वहां आ पहुंचा था। उसे देखते ही ताहिर भड़क उठा। ओए, अंदर कितने आदमी छुपे हुए हैं? तुम भी सूरत से मुजरिम लगते हो। हवालदार साहब, ये मुजरिम नहीं, मेरा साथी है। मुजरिम मैं अभी दिखाता हूँ। इसे यह जवाब देकर मैं सुल्तान शाह से मुखातिब हो गया। तुम बाहर क्यों आ गए? मुजरिम लड़कियों पर हमला कर देंगे। तुम अंदर ही रुको और अव्वल खान को बुला दो। मैं हवालदार साहब को लाश दिखाकर अभी अंदर आता हूँ। हमारे आने तक तुम वहां से ना हिलना। शायद वो मेरी इन हदायत पर एतराज करता और सुल्तान शाह को अंदर वापस न जाने देता, मगर मेरी जुबान से मुजरिमों के साथ लाश का जिक्र सुनकर वो सब कुछ भूल गया। लाश कहाँ है? मैं उसे अपने साथ लेकर उस बगली रास्ते की तरफ हो लिया जिस पर साहू भेल की लाश पड़ी हुई थी। 3 सिपाही हमारे पीछे थे। चौथा मुस्तैदी से बंद फाटक पर खड़ा हुआ था। वो पुलिस अफसरान थे और इनका दिन रात हर किस्म के मुजरिमों से लेकर लाशों तक से वास्ता पड़ता रहता था। फिर भी वो साहू भेल की लाश देखकर चौंके बगैर नहीं रह सके। पली हुई मूंछों और दुष्ट चेहरे वाले साहू भेल के गहरे गंदमी चेहरे पर मौत की बेरौनकी का राज था। इसके चेहरे से लिपटी हुई चादर गिरकर इसके सीने और बगलों में फंसी हुई थी। कपड़ों से चादर तक हर चीज का रंग गहरा था, इसलिए कहीं भी खून का कोई वाज़ेह दाग नजर नहीं आ रहा था। यह कैसे मरा? चंद सानियों तक लाश का जायजा लेने के बाद ASI ताहिर ने रवायती लहजा में पूछा। मेरा जी चाहा कि कह दूं कि गोलियां लगी और मर गया, मगर मैंने वो इरादा मुलतवी कर दिया। इस वक्त इसे ज्यादा चिढ़ाना नुकसानदेह साबित हो सकता था। एक सिपाही पुरतशवीश अंदाज में खिड़की के फ्रेम से उखड़ी हुई आईनी ग्रिल का जायजा ले रहा था। मैंने ताहिर को इब्तिदा से आखिर तक के वाकयात बिला किसी कमोकास्त के सुना दिए। तुम इसे जानते हो? कोई पुरानी दुश्मनी थी तुम्हारी और इसकी? ताहिर ने पूछा। यह अकेला नहीं है, अंदर इसके 2 जख्मी साथी भी मौजूद हैं। मैंने वजाहत से बताया। इन तीनों के चेहरे हमारे लिए अजनबी हैं, मगर यह मालूम हो चुका है कि इनका ताल्लुक STF के दुश्मनों से है। STF वही है, स्पेशल टास्क फोर्स? उसने कदरे हैर से सवाल किया। हाँ, मैंने नीचे लहजा में कहा। इसके बारे में यूं ऊंची आवाज में बात न करो। हम राजदारी की वजह से आस पास रहने वालों से मिलने जुलने से गुरेज करते हैं।
वो चारों हमारे साथ अंदर पहुंचे तो वहां दोनों कैदियों का नामो निशान नहीं था। इन तीनों ने कैदियों की दादो फरियाद से मुतासर होकर इन्हें वीरा के कमरे के बाथरूम में पहुंचा दिया था। मेरे इशारे पर पुलिस वाले ही इन्हें कालरों से पकड़कर वहां से लाबी में घसीट लाए। ताहिर ASI था, उसे चंद मिनट में अंदाजा लगा लिया कि वो केस इसकी सतह का नहीं था। उसने हमारे फोन पर अपने थाने को रिपोर्ट दी। गुफ्तगू खत्म करने के बाद उसने बताया कि SHO इलाके के DSP के साथ वहां आ रहा था। हालात पूरी तरह काबू में थे। पुलिस वालों की वर्दियां देखते ही दोनों कैदियों का खून खुश्क हो गया था। वो यूं खामोश और सहमे हुए फर्श पर अकड़ों बैठे थे जैसे ताहिर इन्हें किसी भी लम्हे सजाए मौत सुनाने वाला हो। पुलिस की नफरी के हमारे घर में आ जाने की वजह से बाहर जमा होने वाले मोहल्लेदारों में सनसनी फैल गई थी। हर शख्स ने अपने तौर पर सही अंदाजा लगा लिया था कि पुलिस को गौहरे मकसूद हाथ आ गया था और फायरिंग का मरकज हमारा ही घर था। इन क्यासराइयों के नतीजे में बाहर बुलंद आहंग तबादला ख्याल का सिलसिला शुरू हो गया था, जो चहमगोइयों की एक हैजान अमेज सूरत थी। मुझे फिक्र थी कि हमारे दरवाजे पर जमा होने वाली वो भीड़ हमारी सूदमंद नहीं थी। हम एक मर्तबा महल्लेदारों के शकूक व शुबहात की जद में आ जाते तो हमारा वहां रहना मुहाल हो सकता था। ताहिर मेरे संदेशे से मुत्तफिक था। उसने तीनों सिपाहियों को बाहर भेज दिया। लोगों को रुखसत करने के लिए इनके पास यह जवाब काफी था कि हमारी दीवार के साथ एक मुश्तबा कार खड़ी हुई पाई गई थी। इसलिए पुलिस पार्टी हमारे घर में बैठकर अपना काम आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी थी। गैर जरूरी भीड़ भाड़ उनके काम में हारिज हो रही थी। सिपाहियों की रवानगी के बाद ताहिर मेरे साथ ड्राइंग रूम में आ बैठा। लाश और कैदियों को देख लेने के बाद उसका रवैया दोस्ताना हो गया था। शायद उसकी वजह यह रही हो कि पुलिस वालों को ऐसे पक्के पकाए केस शाजो नादर ही मिलते हैं। मामूली से मामूली केस में भी उन्हें मुजरिम तक पहुंचने में दांतों पसीना आ जाता है। वहां हालात ये थे कि बैक वक्त 3 मुजरिम उसके मुंतजिर थे। उसके अलावा अफसरान इस वाक़े का कितना ही क्रेडिट ले लेते, इसकी सुर्खरुई पर असरअंदाज नहीं हो सकते थे। DSP और SHO की आमद के फौरन बाद अव्वल खान भी वहां पहुंचा। उसने सुल्तान शाह का पैगाम मिलने के बाद शायद रवानगी में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की थी। इस तरह हम बार बार वाकयात दोहराने से बच गए। SHO अपनी वर्दी में था जबकि DSP सादा लिबास में आया था। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे गहरी नींद से बेदार करके पूरे वाक़े से आगाह किया गया था। रस्मी तारुफ होते ही अव्वल खान DSP को अलग ले गया। इन दोनों में बस चंद सानियों तक बात हुई। वापसी पर DSP का रवैया मोहतबाना था। मैंने ताहिर को जो कहानी सुनाई थी उसने वही अपने अफसरान बाला के सामने दोहरा दी। मामला जरा संगीन है। SHO ने अपने DSP की तरफ देखकर खुशामदाना लहजे में कहा, मामला सिर्फ कैदियों का नहीं है, यहाँ एक मकदूल भी वारदात में मुलव्विस है। कोई दिक्कत है तो आप लोग इस मामले को भूल कर वापस चले जाएं। अव्वल खान को SHO की मुदाखलत नागवार गुजरी और उसने बेरुखी से कह दिया, हम लोग ये मामला अपने तौर पर संभाल लेंगे। DSP ने अपने माहतहत को गुसीली नजरों से घूरा, फिर जल्दी से अव्वल खान से गोया हुआ, नहीं सर, आपको फिक्र ही ना करें, हम इस किस्से में से आपके आदमियों का नाम निकाल कर कुछ और डाल देंगे और बस। वो पुलिस के 2 अफसरान की 2 मुख्तलिफ आरा थी। मैंने दिलचस्पी लेते हुए DSP से पूछा, इन तीनों के बारे में आप क्या करेंगे? ये तो यहीं पकड़े और मारे गए हैं, सब हो जाता है। उसने बेपरवाही से कहा। हमारी गश्ती गाड़ी के हमले ने एक मुश्तबा कार को रोका। वो लोग रुकने की बजाय फायरिंग करते हुए भागने लगे। मुकाबला हुआ, एक मारा गया, 2 पकड़ लिए गए। शानदार, मेरी जुबान से बेसाख्ता निकला। ये कहानी बिल्कुल बेदाग रहेगी। खान जी, SHO बोले बगैर नहीं रह सका। इनकी गाड़ी पर दूर से 10-5 गोलियां मार देंगे। कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा कि पुलिस में मुकाबला नहीं हुआ था। इन दोनों के बयान में भी इस घर का कोई जिक्र नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, इसकी गुंजाइश ही नहीं है। SHO ने फैसला सादर कर दिया। ज्यादा जरूरत पड़ी तो इनमें से एक को वादा मुआफ गवाह बना लेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, बस ये पता चल जाए कि इन तीनों की लाइन क्या है। तीनों भेल हैं और पदाइशी चोर हैं। मैंने बताया, अपना पुराना पेशा छोड़कर दूसरे धंधे में हाथ डाला और फंस गए। इनको सजा दिलाने के लिए इनकी चोरियों का रिकॉर्ड ही काफी होगा। इनकी मार मीरपुर खास से कराची तक रही है। बस DSP इस इतला पर खुश हो गया। इतना काफी है, वो चोर हैं और इस इलाके में चोरी की नीयत से घूम रहे थे कि हमारी पार्टी से टकराव हो गया। सर जी, चोरी के बजाय डकैती बेहतर रहेगी। तीनों मुसल्ला भी थे। SHO ने टांग अड़ाई। इस मामले की इब्तिदा बहुत परेशान कुन अंदाज में हुई थी, लेकिन अव्वल खान और DSP के मुख्तसर से मुज़ाकरात के बाद सब कुछ यूं सिमट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे खुशी हुई कि पुलिस के महकमे में STF की साख और धाक काबिल रश्क थी। नामो नमूज से दूर रहकर अपने ज़मीन और कौम के लिए शब रोज़ काम करने वालों की भरपूर रफाकत की वजह से हमें भी अहम मौके पर ऐसे फ़ायदे हासिल होते रहते थे जो किसी दूसरी सूरत में गुमान में भी नहीं आ सकते थे। पुलिस वालों की कोशिशों की वजह से हमारे दरवाजे के सामने लगी हुई भीड़ छट चुकी थी, मगर फिर भी थोड़े थोड़े फासले पर लोगों की मुतअद्दिद टुकड़ियां मौजूद थीं जो शायद इस ड्रामे का इख्तिताम जानने के लिए मुस्तरिद थीं।
डीएसपी और एसएचओ की गाड़ी के अलावा मुजरिमों की गाड़ी भी मौजूद थी। इसके अलावा मोबाइल के पिछले हिस्से में भी काफी गुंजाइश थी। साहू भेल की लाश समेत वो पूरा कारवां एक साथ ही वहां से रवाना हो गया। अव्वल खान के इमाम पर डीएसपी ने अपने अमले में से एक सिपाही को हमारे घर पर छोड़ दिया था ताकि मामले की तय पूछने के लिए आने वाले बाद में हमें तंग न कर सके। इस वक्त तक हम में से किसी को अव्वल खान से तखलीए में बात करने का मौका नहीं मिल सका था। लाश और कैदियों के साथ पुलिस पार्टी की रवानगी के बाद जूं ही मौका मिला, अव्वल खान ने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। सब बातें बेकार हैं। इस वक्त अहम तरीन मसला यह है कि कृष्ण कुमार पाकिस्तान में मौजूद है और इसी ने इन तीनों को हमारी कार के पीछे हैदराबाद से यहां भेजा था। मैंने उसके सवालात सुनकर कहा, ओहो, तो ये लोग तुम्हारी कार का पीछा करते हुए यहाँ आए थे। अव्वल खान के लिए वो इंकिशाफ हैरान कुन साबित हुआ। कृष्ण कुमार ने बहुत दूर की बात सोची। हमने इस खतरों को नजरअंदाज कर दिया था। अगर मुझे शुबा होता कि वो गाड़ी के जरिए हम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो मैं यकीनन गाड़ी को भूल जाने का मशवरा देती। वीरा ने हल्की सी फुरेरी लेकर अपने बाल समेटते हुए कहा, तुमसे हमेशा ऐसे ही अहमकाना मशवरों की तवक्का की जा सकती है। अकल से तुम्हें बहर हो गया है, सुल्तान शाह बोला। वीरा ने फाड़ खाने वाले अंदाज में उसे घूरा और पूछा, क्या गाड़ी हम सब की जानों से कीमती है? और मैं ये पूछता हूं कि क्या कृष्ण कुमार से हम सब इसी कदर दहशत ज़दा हैं? सुल्तान शाह ने सवाल किया। कम अज कम मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे बारे में कुछ कह नहीं सकती। फिर गाड़ी को भूल जाने का मशवरा देने की क्या तुक थी? सुल्तान शाह ने तलखी से पूछा। जरा ड्राइंग रूम की ग्रिल देखो। वो अंदर घुसने में तकरीबन कामयाब हो गए थे और हम चारों दुनिया माफिया से बेखबर अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे। ये गोली हमारे कान पर से गुजरी है। औरतें सो रही थी, बल्कि तुम तो आखिर तक सो रही थी। मर्द जाग रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि हम दोनों में से पहले कौन बेदार हुआ, मगर ग्रिल उखड़ने से पहले हम दोनों फायर करने के लिए तैयार थे। गाड़ी एक नेमत साबित हुई है। इसकी वजह से ये तीनों यहां तक ना पहुंचते तो हमें मालूम ही ना हो पाता कि कृष्ण कुमार अब भी हैदराबाद में दंदनाता फिर रहा है। मैंने पूरी नेक नियति से कहा। इसी वक्त करीब की किसी मस्जिद से फजर की आजान शुरू हुई और हम चारों खामोश हो गए। मुझे शुबा है कि वो हैदराबाद से कराची आ चुका है। ग़ज़ाला ने आजान खत्म होने के बाद जुबान खोली। इन दोनों ने बताया था कि इन्हें हमारे घर में किसी गैर ज़रूरी कुछ तो खून की आदायत नहीं दी गई थी। इन्हें अंदर का जायजा लेकर खामोशी से वापस लौट जाना था। हो सकता है कि फायरिंग के वक्त वो आस पास से मंडला रहा हो। मगर क्यों? मैंने वीरा से पूछा। उसे ऐसा कौन सा काम था जो वो अपने आदमियों के सपुर्द नहीं कर सकता था? ग़ज़ाला के पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, मगर मुझे अंदाजा था कि कृष्ण कुमार हम लोगों से किसी गैर ज़रूरी छेड़छाड़ में मुलव्विस होना नहीं चाहता था। उसे सिर्फ और सिर्फ मुराद ज़रीफ की तलाश थी। शायद उसे शुबा था कि उसका करीबी साथी हम लोगों की तहवील में था और वो अपनी किसी कार्रवाई के जरिए इसे रिहाई दिलवा सकता था। जहां तक अपने कबीले से निकाले हुए भेलों का ताल्लुक था, वो चोरी और नक्बजनी के फन में यकता थे। इनकी इसी सलाहियत की वजह से कृष्ण कुमार ने उन्हें हमारे घर का जायजा लेने पर मामूर किया था। इनमें से इससे ज्यादा कोई सलाहियत नहीं थी। यही वजह थी कि साहू भेल की मौत के बाद तेजी से फरार की राह इख्तियार करने के बजाय वो इसकी लाश उठा ले जाने के चक्कर में मारे गए और अपने पिछले गुनाहों का हिसाब चुकाने के लिए पुलिस की तहवील में जा चुके थे। मुराद ज़रीफ ने कृष्ण कुमार की जो तस्वीर कशी की थी, इसके मुताबिक वो शहरों से दूर वीरानों और सहरा में रहने का आदी था। शहरी उलझनों और बखेड़ों से वो दूर भागता था, इसलिए उसने थर पारकर को अपना मस्कन बनाया हुआ था और अपनी कोई एनजीओ बनाने के बजाय मुराद ज़रीफ की गैर सरकारी तंजीम सहराज से इस्तेफादा कर रहा था। वो कहानी का एक रुख था। इसका दूसरा रुख अपनी जुज़वियात में पहले रुख से बहुत मुख्तलिफ था, मगर फिर भी आईबी के जलाल ने इस बात की तस्दीक की थी कि कृष्ण कुमार शहरों का रुख नहीं करता, सिंध के अंदरूनी और सरहदी इलाकों में रहकर अपना सारा काम चलाता है। दो मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली इस यकसा खबर के बरक्स भेलों ने बताया था कि कृष्ण कुमार पिछले रोज हैदराबाद में मौजूद था और हम सब की राय थी कि हमारे घर पर होने वाली कार्रवाई के वक्त वो कराची में बल्कि हमारे घर के आसपास मौजूद था। मुराद से उसकी गहरी मुफाहमत और हम आहंगी थी। वो अपने लगे बंदे असूलों से इन्हिराफ करके इसे रिहा कराने के लिए कराची आ गया था। वो मुराद के इबरतनाक अंजाम से बिल्कुल बेखबर था। हम इसके राब्ते या ठिकाने से बिल्कुल बेखबर थे। इसका कोई भी सुराग मिल जाता तो हम मुराद के नाम को चारा बनाकर उसे अपने चुंगल में ले सकते थे। कृष्ण कुमार साहब का भारतीय कमांडो था जो इन दिनों राह के लिए काम कर रहा था। इस हवाले से मिर्जेन में कराची में वाक़े भारतीय कौंसल खाने के अफसर मेजर बख्शी का नाम उभरा, मगर मैंने उसे खुद ही मुस्तरद कर दिया। इन दिनों बहुत कुछ होता रहा था। अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। सहरा और फ्रीडम इंटरनेशनल के चक्कर में अमेरिकी कौंसल खाने के जॉन स्मिथ तक का नाम सामने आया था, लेकिन इन तमाम सरगर्मियों में मेजर बख्शी का कोई जिक्र नहीं था। वो इन लोगों की कोई नई हिकमत अमली भी हो सकती थी। अपने सफारती अमले को हर महाज आराई से अलग थलग रखकर वो राह
और CIA के ताउन से इलाके में कोई भयानक कार्रवाई कर गुजरना चाहते थे। इस शुबे की तस्दीक इस बात से होती थी कि कराची में मामूर चान स्मिथ वसी एशियाई खित्ते में CIA की सरगर्मियों का रूहे रवां था और इससे मुराद ज़रीफ से मुलाकात की थी। बाहर की फिजा में तय्यूर चहचाने लगे थे, उजाला भी तेजी से बढ़ रहा था। अव्वल खान की बरवक्त मुदाखलत की वजह से हमारे सरों से एक संगीन खतरा टल चुका था, जिसके बाद सभी नींद का खुमार महसूस कर रहे थे। अव्वल खान सोच विचार के लिए बहुत सा मवाद लेकर हमसे रुखसत हो गया। हमारे ड्राइंग रूम की खिड़की की ग्रिल तोड़ी नहीं गई थी, बल्कि लंबी आहनी सलाख के जरिए उखाड़ कर मोड़ दी गई थी। मैंने सुल्तान शाह के साथ मिलकर ग्रिल को जैसे तैसे वापस उसकी जगह पनसाया और फिर हम अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। हमारी अगली सुबह देर से हुई और मैं नाश्ते के बाद एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सुल्तान शाह को अपने साथ लेकर शहर की एक लंबी सैर के लिए निकल गया। वीरा और गजाला को बहुत तजस्सुस था कि मैं सुल्तान शाह को साथ लेकर किस मुहिम पर जा रहा था, मगर इस बारे में खुद मेरा जहन भी साफ नहीं था। जो कुछ था एक ख्याल या मंसूबे की सूरत में जहन में महफूज था। इसका रूबा अमल आने का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ हालात पर था। मैं रवानगी से पहले इन दोनों को कुछ बताने की पोजीशन में नहीं था। घर से निकलने से पहले वीरा ने इसरार किया था कि मैं इस्लामाबाद में जलाल से फोन पर राब्ता करूं और उसे बताऊं कि कृष्ण कुमार थरपारकर से मोना बाव की तरफ फरार नहीं हुआ था, बल्कि बिल्कुल मुखालिफ समत हैदराबाद या कराची में बैठा हुआ था। और मैंने इस मशवरे को रद्द कर दिया था। जलाल अपने पेशे से मुखलिस एक जफाकश और ज़हीन अफसर था। मेरी दानिश में उसे वो सब बताना शाइस्तगी के खिलाफ होता। हर जिम्मेदार अफसर की तरह उसे भी जा बजा अपने मातहतों की फराम की हुई मालूमात पर इन्हिसार करना पड़ता था। इनमें से किसी एक की कोताही पर जलाल को शर्मिंदा करना मौजू नहीं था। घर से निकलते हुए सुल्तान शाह खामोश था, लेकिन गाड़ी ट्रैफिक के धारे में शामिल होने पर वो खामोश नहीं रह सका। इन दोनों को तुम घर छोड़ आए हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे कुछ तो बता दो कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, ताकि मैं भी कुछ ज़हनी तैयारी कर सकूं। ऐसा ना हो कि मैं अपनी बेखबरी के बायस ऐन वक्त पर तुम्हारा कोई बनता हुआ काम भी काट दूं। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने अपने सवाल के लिए बहुत माकूल और मजबूत जवाब तलाश किया था। कृष्ण कुमार को हमारी इस गाड़ी का नंबर मालूम है। अगर वो कराची में है तो उसे यकीनन हमारे घर और इस कार पर जरूर निगाह रखी होगी। मैंने ध्यान से ड्राइविंग करते हुए कहना शुरू किया। अगर वो हमारे बारे में बहुत ज्यादा संजीदा है तो हो सकता है इस वक्त वो हमारे पीछे आने वाली किसी गाड़ी में मौजूद हो। हमारे साथ दूर दूर से आंख मचोली खेल कर उसे कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। वो कहीं ना कहीं हमारा रास्ता काटने की कोशिश करेगा। इस उम्मीद पर तुम शहर की सड़कें नापने निकले हो। उसे मेरी बात काट कर पूछा। हो सकता है कि इससे बराह रास्त हमारा कोई टकराव ना हो। मैंने मुदाफाना लहजा में कहा, इसका असल हदफ हम नहीं है। वो मुराद की रिहाई का ख्वाहा है। मैं ये उम्मीद जरूर कर रहा हूं कि वो हमारी नजरों में आ जाएगा। इम्कान है, मगर जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। इसे अपने इन आदमियों का अंजाम मालूम हो चुका होगा जिन्हें उसने सुबह सवेरे हमारे घर में घुसने के लिए भेजा था। इसके बाद वो जल्दबाजी से काम नहीं लेगा। दानिस्ता कोई गलती नहीं करता। गलती उसी वक्त होती है जब आदमी होशियारी से काम लेने की कोशिश करता है, मगर कोई ना कोई पहलू उसकी नजरों में आने से रह जाता है। और कुछ नहीं तो हम शहर की सैर करके लौट जाएंगे। तुम कल ही गजाला के साथ शहर की सैर कर चुके हो, उसने शरीर लहजा में कहा। इससे पहले नीमा को क्लिफ्टन ले गए थे। आज वीरा को इल्म होगा कि तुमने मुझे शहर की सैर कराई है तो वो तुम्हारी जान के लिए अजाब बन जाएगी। वीरा, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। वो वाकई एक अजीब लड़की है। दूसरों को हर वक्त अपने रद्द-ए-अमल से मुतहय्यर कर देने की बेपनाह सलाहियत रखती है। उसके बारे में पहले से कुछ कहना नामुमकिन है, मगर यह बात तय है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। सुल्तान शाह का लहजा मानी खेस हो गया। यही बात तुम्हारे बारे में भी कही जा सकती है, मैंने उस मौजू को जल्दी से टालते हुए कहा। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है जैसे उसे तुम्हारे लिए ही उतारा गया है। सुल्तान शाह हंसने लगा। वो दिल फेंक लड़की है, जिसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए उसे तरह तरह की खुश फहमियों और बदगुमानियों में मुब्तला कर देती है। मैं उसे लगाम न दूं तो वो किसी भी वक्त है तुम्हारे और गजाला के दरमियान फसाद खड़ा कर सकती है। मैंने जेल रोड के चौराहे से गाड़ी बाएं तरफ शहीद मिल्लत रोड पर घुमा ली। मैंने सुल्तान शाह के जवाब में दानिस्ता कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारी गुफ्तगू यकायक की नाजुक जाती हदूद को छूने लगी थी। कराची बहुत बड़ा शहर है। कुछ देर के सुकूत के बाद सुल्तान शाह बोला, क्या किसी को इतनी आसानी से तलाश करना मुमकिन नहीं है? तुम अपने ज़हन में कितनी देर का प्रोग्राम लेकर घर से निकले हो? सारा दिन अपना है, उकता जाएंगे तो वापस चल देंगे। मेरे ज़हन में एक ख्याल जागुज़ी है। इसे हमारी बल्कि हमारे जरिए मुराद की तलाश है, और हम उसकी तलाश में जब दो फरीक एक दूसरे की तलाश में हूं तो बड़े बड़े शहरों की वसअतें भी हैरतनाक हद तक सुकड़ जाती हैं। मुझे तो इस वक्त भी पीछे वाली सब्ज कार मुश्तबा मालूम हो रही है। हम शाहिद मिल्लत रोड से शाहराह फैसल पर मुड़े थे कि मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरा ख्याल था कि वो वीरा होगी, मगर दूसरी तरफ जलाल बोल रहा था,
रस्मी अलेक्स लैक और मजाई पुरसी के बाद वो फौरन ही कृष्ण कुमार की तरफ आ गया। मैंने परसों शाम तुम्हें बताया था कि वो यहाँ से निकलकर मोना बाबू की तरफ जा चुका है, मगर वो इसका फरार था। घूम फिर कर वो किसी चोर रास्ते से दोबारा पाकिस्तान आ गया है। जलाल की जुबान से वो खबर सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पर से कोई भारी बोझ हट गया हो। इसे कोई गलत फहमी हो सकती थी, मगर वो दुश्मन की तरफ से गाफिल या बेखबर नहीं था। पिछली शाम के बरक्स उसके लब लहजे में एतमाद झलक रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसके जहन की धुंध बिल्कुल साफ हो चुकी हो।